स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का शिक्षक आईएएस पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम डिले हो चुका है, जो कि आपके 23 जून को होने वाला था, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए और मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और उठाएंगे भी। आप में से जो भी लोग काफ़ी सीरियस स्टूडेंट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं और यकीन मानिए कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा। देखिए दोस्तों, जब भी एग्ज़ाम डिले होता है ना, तो उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा उसे होता है जो कि लास्ट के डेज़ में ना, जिसका थोड़ा सा रह जाता है और वो ये सोचता है कि यार 4 दिन और मिल जाते तो शायद गज़ब ही होता हो जाता कुछ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सभी को ये वार्न कर रहा हूँ कि देखिए, समय और मिला है तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप लोग अपना सिलेबस और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा कॉन्क्रीट कर सकते हैं। और ये काफ़ी कम होता है कि पेपर की डेट जो है वो डिले हो जाए या पोस्टपोन हो जाए। ये कोविड के टाइम पे ही हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ था। सो प्लीज़ प्लीज़ पुट योर मोर फोकस ऑन दी कमिंग एग्ज़ाम। और टाइम मिला है तो और जम के पढ़ाई करो यार, और तरीके से टॉपिक्स को कवरेज 360 डिग्री कवरेज लो। और शिक्षक आईएएस के साथ और अच्छे से जुड़ो, ताकि जितने भी कोर्सेज़ यहाँ पर हैं या जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप रिवाइज़ कर सको यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा लास्ट चैप्टर होगा स्पेक्ट्रम का, मॉडर्न इंडिया का। क्विट इंडिया मूवमेंट तक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन जहाँ तक मैंने बताया आपको वहीं तक आएंगे, बस एक ये लास्ट चैप्टर है, आज हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट है, किसने चालू किया? आईएनए का फॉर्म हुआ, आईएनए दैट इज़ इंडियन नेशनल आर्मी। ये किसके अंडर था? वेवल्स प्लान क्या था? ठीक है, तो सीआर फार्मूला क्या था? तो यही सब देखेंगे जल्दी जल्दी, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये फैक्चुअल होगा। यहाँ से सिर्फ आपके फैक्ट्स आएंगे, यहाँ पे एनालिटिकल आपका कुछ नहीं आएगा। एनालिटिकल के लिए मेंस के लिए मैं अलग से देखूंगा, जहाँ पर आपको बता सकूँ कि मेंस में ये टॉपिक्स आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्रिप्स मिशन बता चुका था मैं, फेलियर बता चुका था, रीजंस वो बुक में लिखा हुआ था। पिछले लेक्चर में जाकर के आप देख सकते हैं कि ऐसा क्या रीज़न था कि क्रिप्स का जो मिशन था, जो आया था, जो कि गवर्नमेंट को बोला था डोमिनियन स्टेटस सबसे बड़ी बात थी। क्रिप्स ये कह रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस ही देंगे, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए थी अब इंडिया को, तो उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से है कि भाई ऐसा कहा गया कि अब स्ट्रगल स्टार्ट करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए टाइम हो चुका था 1942, 1947 आने वाला था, तो अब बहुत कम समय रहा था। और दूसरी बात ये थी कि अब आक्रोश बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ता जा रहा था। तो अब ये कहा गया, रीज़न ढूंढा गया कि वाई टू स्टार्ट अ स्ट्रगल नाउ। तो पहली बात तो ये कि क्रिप्स मिशन का जो फेलियर था, इसने और गुस्सा कर दिया था इंडियंस को। और तब भी इसके बाद ब्रिटिश का जो एटीट्यूड था, ठीक है, ब्रिटेन का जो एटीट्यूड था, जो कि इनको वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चाहिए था, जो कि देवर लाइक आस्किंग लाइक बेगर्स फ्रॉम अस कि यार हमें सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करो। वो एक्सपोज हो गया था, वो क्लियरली दिख गया था कि ये लोग सिर्फ एक बोलने की बात कर रहे हैं, इन लोगों को एक्चुअली में कुछ करना नहीं है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ ने और भी ज़्यादा आक्रोश या एग्रेशन उसे बोल सकते हैं, वो बढ़ा दिया था। There was popular discontent because of rising prices and shortage of rice, salt, and because of factors such as commandeering of boats in Bengal and Orissa. ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात यह है कि इसमें ऐसा कहा गया है, एक मिनट सॉरी, इसमें ऐसा कहा गया है कि खाने पीने का जो सामान था, अब देखिए हमारी धरती से ही सारा खाना वाना उग रहा है ना, लेकिन हम ही लोगों के लिए वो चीज़ महंगी पड़ती जा रही है और उस चीज़ के लिए हम लोग टैक्स भी पे कर रहे हैं, रेंट भी पे कर रहे हैं, और हद से ज़्यादा उस चीज़ का एक बॉन्डेज या उस चीज़ का बर्डन भी ले रहे हैं। तो समझिए कि स्कॉच अर्थ पॉलिसी यही होती है, इसी को स्कॉच अर्थ पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, जला देना एकदम तरीके से। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन का जो चल रहा था वॉर में एक्सप्रेशन जो था, वो इंडिया कभी विलिंगनेस अपना ऑफर नहीं करता साउथ ईस्ट एशिया में। आज के टाइम में अगर आप साउथ ईस्ट एशिया एशियान जो है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया एक बहुत ही इम्पैक्टफुल पोजीशन रखता है। अभी साउथ ईस्ट एशिया में अगर कहा जाए तो इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है। ठीक है, जापान हो गया, है ना, चाइना, एशिया जो है आपका, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है इस एरिया में, ग्लोब में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इतना नहीं पढ़ना है कि रीज़न नहीं पूछा जाए क्विट इंडिया मूवमेंट का रीज़न स्टार्ट करने का क्या था। बहुत अगर पूछेगा ये रीज़न आपसे तो बहुत सिंपल रीज़न पूछेगा, वाकिफ़ वाले रीज़न पूछेगा जो कि आप हो रखे होंगे पहले से। ठीक है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन किसने प्रपोज किया था ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो गांधी जी ने किया होगा। नहीं, गांधी जी ने नहीं किया है। ये आपका वार्धा कमेटी, जब वर्किंग कमेटी बैठी थी कांग्रेस की, तब जाकर के ये लिया गया था रेजोल्यूशन, दैट इज़ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। और किसने किया था ये? जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और पेपर में पूछा गया था कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज propounded और proposed और गिवन बाय विच वन? दैट वाज जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल। ठीक है, और डेट याद रखिएगा अगस्त 8, 1942। बहुत आसान सी डेट है याद रखने में, क्योंकि टाइमलाइन से आपसे पूछा जा सकता है शुरुआत से लेकर के अब तक। इसके लिए क्रोनोलॉजी आपको दिमाग में बहुत रखनी है। पीसीएस में क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि बैटल ऑफ टेरेन कब हुआ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, उसके बाद फिर क्विट इंडिया मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस तरीके से टाइमलाइन डेट के हिसाब से आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा ये चीज़ें। ठीक है,
अब भाई क्विट इंडिया रेजोल्यूशन क्या था? बिल्कुल वही जो समझ रहे हैं आप, तुरंत खाली करके जाओ यहाँ से, हम लोग अगेंस्ट हो गए हैं अब। इंडिया को फ्री करना है हर तरीके से, प्रोविजनल गवर्नमेंट की इंडिया फॉर्म करनी है, वही सब है जो कि एक नॉर्मल बातें होती हैं, ठीक है। गांधी जी इसके लीडर बने गए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के, और गांधी जी ने सीधा कह दिया था डू और डाई। डू और डाई वर्ड कहीं भी देखेंगे आप, क्वेश्चन भी आ सकता है, मुझे लगता नहीं क्वेश्चन अब आएगा क्योंकि बहुत कॉमन और बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया है, बच्चा बच्चा जानता है इस क्वेश्चन को। डू और डाई जो एक स्लोगन है वो बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट से ही रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे इंडिया के, उन्होंने बोला कि भाई रिज़ाइन मत करो, लेकिन कांग्रेस को अपना एलिजेंस दे दो। मतलब कि एलिजेंस मतलब कि तुम काम मत करो, रिज़ाइन मत करो, लेकिन तुम अपनी जो मोरालिटी है या जो तुम अपना एक प्रिंसिपल्स है तुम्हारा, वो कांग्रेस की तरफ, मतलब एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ ज़्यादा उसको झुका दो। सोल्जर्स हैं कि भाई अपने आप को, अपने लोगों को गोली मत मारना, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर कॉन्फिडेंट हैं तो पढ़ाई छोड़ दें। पीजेंट जो है एंटी गवर्नमेंट हो जाए बिल्कुल, ठीक है। रेंट नहीं पे करें, पे म्यूचुअली एग्रीड रेंट, एंड इफ जमींदार साहब प्रो गवर्नमेंट डू नॉट पे रेंट। अब ज़मींदार जो अगर प्रो गवर्नमेंट है वो ब्रिटिश को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है ना। ज़मींदार अगर देखिए पीजेंट से ऊपर तो ज़मींदार ही हुआ ना। तो ज़मींदार अगर प्रो गवर्नमेंट है, अगर ब्रिटेन की पॉलिसीज़ को काफ़ी फॉलो करता है, और हमें पता है पहले से कि ज़मींदार, जागीरदार, पॉलीगार्स, ये सब जो थे ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सेल्फिश काइंड ऑफ पीपल थे, जिन्होंने पीजेंट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाना इक्वली समझा था इन लोगों ने भी। मतलब इन लोगों ने सिर्फ अपना प्रॉफिट देखा था हमेशा से। अगर इन लोगों ने भी यूनिटी दिखाई होती तो शायद चीज़ें कुछ और होती। तो भाई कहा गया था कि ज़मींदार अगर जो कि सपोर्ट करता है ब्रिटिश पॉलिसीज़ को, तो वहाँ पर रेंट ना पे किया जाए और म्यूचुअली किया जाए। अगर कर भी रहे हैं तो म्यूचुअली बन के करें। प्रिंसेस जो थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे, जैसे कि राजस्थान हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब वगैरह हो गए, कि भाई मास को आप सपोर्ट करो, लोगों को सपोर्ट करो, सोवर्निटी के लोगों को सपोर्ट करो आप, ठीक है। यही सब था प्रिंसली स्टेट्स। डू और डाई ने बता दिया है मैंने, ज़्यादा इसमें याद रखना नहीं है आपको। स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट बिल्कुल अच्छी अच्छी जगह गया था ये, इंडिया के कोने कोने तक ये लॉन्च हुआ था प्रोग्राम। काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन लोगों का था क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्योंकि एक तरह समझिए कि आखिर ही चल रहा था, अब क्लाइमेक्स पे आ गया था सीन, है ना, कंट्री का, ठीक है। पब्लिक ऑन रैम्पेज, ये जो है कि भाई लोग अब जो है सत्याग्रही जो थे वो तो अरेस्ट करवा रहे थे अपने आप को, लेकिन रेलवे ट्रैक्स भी अब मतलब उड़ाए जा रहे थे, ब्रिजेस उड़ाए जा रहे थे, रेलवे ट्रैक्स निकाले जा रहे थे, टेलीग्राफ लाइंस जो थी, पहले टेलीग्राफ हुआ करता था तो उनको काटा जा रहा था। तो मतलब एक तरीके से ये नॉन वायलेंस ही हो रहा था, लेकिन वायलेंस नहीं हो रहा था। नॉन वायलेंस क्या, तोड़ा रही थी चीज़ें, नुकसान किया जा रहा था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। स्टूडेंट्स ने भी किया ही पार्टिसिपेटिंग इन प्रोसेशन, ये बता ही चुका हूँ मैं। अंडरग्राउंड एक्टिविटी में देखिए क्वेश्चन आता है उषा मेहता। उषा मेहता जो है वो थी एक तरीके से फ्रीडम फाइटर ही थी, और इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो चालू किया था, कहाँ पर, बॉम्बे में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। काफ़ी नाम यहाँ पर होते हैं, जैसे कि अरुणा असफ अली हुआ, उषा मेहता हुआ, बीजू पटनायक, छोटूबाई पुरानिक, अच्युत पतवर्धन, ये आया था आपका पेपर में अभी। अच्युत पतवर्धन जो है ये आपका शायद बिहार में आया है या यूपी में आया है, ये क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। सुचेता कृपलानी, एनआरपी गोयनका, इनका एक बार नाम से ना सर्च कर लेना यार कि इनका कंट्रीब्यूशन था किस चीज़ में। से उषा मेहता का अंडरग्राउंड रेडियो था, तो इनमें से कुछ ऐसा था कि जिसने सर्टिफिकेट लेते हुए उड़ा दिया था, गवर्नर को ही उड़ा दिया था। मतलब बीटेक इन्होंने ग्रेजुएशन जो ली थी, तो जो जिस दिन कॉन्वेशन हो रहा था, कॉन्वोकेशन हो रहा था, तो जब ये सर्टिफिकेट ले रही थी तो इन्होंने सेल्फ बॉम्ब लगा करके उड़ा दिया था गवर्नर को। और दो इनमें से ऐसी थी जिन्हें फांसी लग गई थी, अब मुझे नाम एग्जैक्ट से याद नहीं आ रहा है, ठीक है, जिन्होंने फांसी लगा ली थी। तो याद रखिएगा, क्योंकि वुमेन का इंपावरमेंट बहुत ज़रूरी होता है मॉडर्न इंडिया के लिए, तो सही रहेगा। पैरेलल गवर्नमेंट आ जाते हैं कि मतलब लोगों ने अपने अपने ब्रिटिशर्स रूल्स का जो उनकी पॉलिसीज़ थी उनको नकार दिया और कहा कि भाई अब हम अपने तरीके से अपना लीडर खुद चुनते हैं और अब हम फॉलो करेंगे वो जो हमें ठीक लगेगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ बने पैरेलल गवर्नमेंट से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और टाइमलाइन भी याद रखिएगा। बलिया, तमलूक, सतारा, ठीक है। बलिया कहाँ है? बलिया भाई आपका बिल्कुल यूपी में है, उत्तर प्रदेश। क्या कहलाता था उस टाइम पे? यूनाइटेड प्रोविंस। और किसके अंदर लीडर कौन था? चित्तू पांडे, याद रखिएगा, बलिया चित्तू पांडे। इस तरीके से मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकता है आपका। तमलुक, मिदनापुर, कहाँ? मिदनापुर कहाँ? बंगाल। बंगाल में जतिया सरकार, तो जो बना था वो जतिया सरकार जो था, ठीक है, उसने बनाया था। और सतारा, सतारा में है भाई आपका कौन था भाई? प्रति सरकार बना था, प्रति सरकार उसे कहते हैं, ठीक है। तमलुक में आपका जतिया सरकार बना था और सतारा में आपका प्रति सरकार बना था। और किसके अंदर बना था? ये वाई चवन, नाना पाटिल एक्सेट्रा, ठीक है। विलेज लाइब्रेरीज एंड न्यायदान मंडल्स वर ऑर्गेनाइज्ड, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और देखिए प्रोहिबिशन कैंपेन्स वर कैरिड ऑन एंड गांधी मैरिजेस वर ऑर्गेनाइज। देखिए ये वर्ड बहुत नया है, गांधी मैरिजेस। ये इनफैक्ट बाकी पीसीएस वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा नहीं गया एक बार भी, तो शायद पूछा जा सकता है लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए। अब गांधी मैरिजेस क्या है, कॉमन सेंस तो आप लगा देंगे, लेकिन कहाँ पर ये चीज़ हो रही थी, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात है। तो गांधी मैरिजेस कहाँ हो रही थी? ये थी सतारा में, कहाँ? प्रति सरकार, जहाँ पे बनी थी, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। चलिए, कंटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन बता चुका हूँ, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। वुमेन का पार्टिसिपेशन बिल्कुल था, जब इससे पहले हो चुका तो अब क्यों नहीं होगा। मुस्लिम्स का था, जो कि घर दे रहे थे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ को। क्लैशेज इस टाइम में नहीं हुआ था।
आपसी कम्युनलिज्म धर्म को लेकर लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुई थी। कम्युनिस्ट थे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि वो रशिया के सपोर्ट में थे, क्योंकि रशिया में तो कम्युनिज्म ही चल रहा था ना, तो पावर में थे, तो भाई जो कम्युनिस्ट हमारे थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। और इससे भी रिलेटेड यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया आपका इस बार कम्युनिस्ट से। चलिए, मुस्लिम लीग कम्युनिस्ट का एज इन लाइक कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, द कम्युनिस्ट, इन सबको सपोर्ट किस किस ऑर्गेनाइजेशन से मिला था। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में आया था, चाहिएगा देखिएगा, 2022 के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, आया था ये क्वेश्चन यहाँ से, हिस्ट्री में आया था इसका, मतलब इसके कम्युनिज्म का हिस्ट्री आया था, ठीक है। हिंदू महासभा बॉयकॉटेड मूवमेंट, बताइए, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है और हिंदू महासभा बॉयकॉटेड, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि दो ग्रुप्स बड़े बेवकूफ़ थे इंडिया के, एक मुस्लिम लीग और एक हिंदू महासभा, दोनों ही बेवकूफ़ थे एक नंबर के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गवर्नमेंट रिप्रेशन, गवर्नमेंट भाई मारा वारा यही सब पता है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, एस्टीमेट निकालने की जरूरत नहीं है आपसे, कोई यहाँ पर अकाउंटेंट का पेपर दे नहीं रहे हैं आप, ना आप मेंस का पेपर दे रहे हैं, आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, पहले प्रीलिम्स क्लियर करो भैया, उसके बाद मेंस की बातें करना, ठीक है। अब गांधी जी ने फास्ट चालू कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक खाना ही नहीं खाऊंगा मैं, ठीक है। इतना याद रखना, इसमें ज़्यादा आपको डिटेलिंग में नहीं जाना है। ये आप ज़रूर याद रखना है आपको कि मार्च 23, 1943 वॉज पाकिस्तान डे, ठीक है। पाकिस्तान डे वॉज ऑब्जर्व्ड एंड बाय हुम, दैट वॉज मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने बोला कि पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। तो टाइमलाइन के हिसाब से आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकता है कि ऑन विच डे द पाकिस्तान डे वॉज ऑब्जर्व, दैट इज मार्च 23, 1943। 1943 को आपका फेमिन हुआ अच्छा खासा, वॉर का इंडेमनिटीज पे करना पड़ा इंडिया को, इतना पैसा ब्रिटेन ने यहाँ से निकाला कि यहाँ पर खाने के लिए अनाज ही नहीं बचा लोगों के पास। और मुझे ये कहना चाहता हूँ कि उस टाइम पर आपको मतलब ये देखना था कि यार इंसान के पास खाने के लिए नहीं है, या आप लोगों को एक दूसरे से लड़ना था, काटना था एक दूसरे को। ये ऐसा हुआ था जहाँ पर 1.5 मिलियन, 1.5 से 3 मिलियन पीपल जो है वो सीधे साफ़ हो गए थे दोस्तों, साफ़ हो गए थे एज एन लाइक, जैसे कि एपिडेमिक है ना मलेरिया का, मलेरिया का, कोलेरा का, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई अभी जो पेंडेमिक हुआ था, पेंडेमिक मतलब क्या, पूरे पैन वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में हुआ था, ठीक है। एंडेमिक इससे पहले भी हो चुका है एंड दैट वाज इन 1943, जहाँ पर इंडिया में 1.5 से 3 मिलियन पीपल वर डाइड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, खाना ही नहीं मिलता था, सब खाना बाहर ले आ चुके थे। और कहाँ से ज़्यादा इफेक्ट हुआ था ज़्यादा, साउथ वेस्ट बंगाल, पता भी आपको, फेमाइन अटैक इन बंगाल, चर्चिल के टाइम पे मेरे ख्याल से हुआ था, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था उसे। मतलब 1.5 से 3 मिलियन अगर हम लोग कहें तो 30 लाख ऑफ पीपल, 30 लाख लोग साफ़ हो गए थे। सोचिए कि क्या मतलब स्थिति रही होगी, सोच के भी थोड़ा सा भयानक लगता है। लेकिन चलिए आगे चलते हैं, सब ठीक ही मतलब अब तो खैर बता नहीं सकते हैं, खैर पूरी कंट्री या पूरा वर्ल्ड जो है वो एक गड्ढे में ही जा रहा है। जो हम लोग करना चाहिए वो तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन किसी और पाथ पर ही हम सभी निकल चुके हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। तो राजा गोपालाचारी फार्मूला जो आया ये कांग्रेस के थे पर्सन, ठीक है। इन्होंने निकाला कि भाई इंडिया पाकिस्तान, लेकिन अब समय हो गया था थोड़ा, तो इंडिया पाकिस्तान 1944 आ गया था, 1 साल आ गया, तो अनाज वनाज लाया गया था किस तरीके से, तो बचा लिया गया था। 30 लाख से ऊपर लोग मरने वाले थे, तो उन्हें बचाया गया था खाना मंगवा करके। खाना क्या होता है, अनाज। आप फोटोज़ देखेंगे, अगर ओरिजिनल फ़ोटोज़ देखेंगे फेमिन की, तो डर जाएंगे आप लोग, क्योंकि ये बिपिन चंद्रा में, या स्पेक्ट्रम तो नहीं, बिपिन चंद्रा या एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में भी नहीं मेरे ख्याल से, बिपिन चंद्रा जो हिस्ट्री की है उसमें, या 1-2 बुक्स और हैं, वहाँ पर फोटोज़ एग्जैक्टली पेस्टेड है, या इंटरनेट पे आप जाएंगे तो फोटोज़ है वो देख करके भयानक डर जाएंगे आप, बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक्स जो है वो अच्छे नहीं हैं। एनीवे, सी राधा गोपालाचारी, कहने का सेंस मेरा सिर्फ इतना है आप लोगों को, सोचिए उस वक्त 40 लाख 30 लाख लोग मरे थे बिना खाने के, और आज हम लोग खाना इतना वेस्ट करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इंडिया इज़ एट अ वेरी वेरी हाई पोजीशन इन टर्म्स ऑफ वेस्टिंग फूड। पता नहीं कितना यार, 350 मिलियन टन फूड वेस्ट करते हैं हम लोग एक साल में, आई डो नॉट नो। एक समय वो था जहाँ पर लोग बिना खाने के मर गए थे, और एक समय आज ही है कि खाना है और लोग फेंक रहे हैं। बेसिकली ये कहना चाह रहा था मैं। चलिए आगे चलते हैं। श्री राजा गोपालाचारी, इन्होंने कहा भाई कि कंडीशंस हैं, ठीक है, आप सुन लो, लीग को बोला कि सुन लो भाई हमारी कंडीशंस ये है। मुस्लिम लीग जो है वो एंडोर्स करे कांग्रेस डिमांड को। कांग्रेस डिमांड क्या था भाई, इंडिया का फ्रीडम वगैरह जो भी है, और इलेक्शंस को लेकर के, सीट्स वगैरह को लेकर पहले बता चुका हूँ मैं आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट का, ठीक है। और आफ्टर एंड ओवर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जो हैं, ठीक है, इनसे प्लेबिसाइट कराया जाएगा। अब प्लेबिसाइट क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक 3-4 वो हैं, वेज हैं आपकी। ये पढ़िएगा जाकर के एनसीईआरटी में समझ आ जाएगा, लिखा हुआ, या इंटरनेट पे सर्च कर लोगे तो यार समझ आ जाएगा प्लेबिसाइट क्या होता है, ठीक है। वेदर और नॉट टू फॉर्म अ सेपरेट सॉवरेन स्टेट इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन, एग्रीमेंट टू बी मेड जॉइंटली फॉर सेफगार्डिंग डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सब बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं, इसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्शन, जिन्ना को ऑब्जेक्शन था वो तो चाहता ही नहीं था, वो तो 2 नेशन थ्योरी चाहता था। वो चाहता था कि भाई मुस्लिम जो नॉर्थ वेस्ट के, नॉर्थ ईस्ट के, सिर्फ वही वोट करे प्लेबिसाइट में, हिंदू करे ही ना। समझ रहे हैं आप? तो इसको समझ नहीं आया इतना बुद्धि जिन्ना को कि क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, बट ठीक है चलिए,
जैसा भी रहा। फिर देसाई लियाकत पैक्ट आई, तो इस तरीके से टाइमलाइन को याद रखिए। देसाई लियाकत पैक्ट से पहले कौन आया था आपका? सी आर गोपालाचारी फॉर्मूला, ठीक है। उससे पहले आपका कौन आया था? तो क्रिप्स मिशन से पहले कौन था? क्रिप्स मिशन के बाद क्या आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 8 अगस्त 1942, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। देसाई लियाकत पैक्ट, देसाई साहब कौन थे? भुल्ला भाई देसाई, ये थे आपके कांग्रेस की पार्टी के। और लियाकत कौन था? वो था मुस्लिम लीग के, ठीक है, डिप्यूटी लीडर। इन्होंने पैक्ट किया, दोनों में पैक्ट हुआ कि भाई 20% रिजर्व सीट्स रहेंगी माइनॉरिटीज़ के लिए। माइनॉरिटीज़ में कौन था आपका? मुस्लिम्स थे, है ना। एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस एंड द लीग इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये दोनों कंडीशन इन्होंने की थी पैक्ट में। इसके बाद वेवर प्लान आए। वेवर प्लान कम्प्लीटली फेल हो गया था, क्योंकि वेवर प्लान ने क्या किया, इसने क्या किया, इसने कंडीशन ऐसे रखे इंडिया के कांग्रेस को लेकर के और मुस्लिम लीग को लेकर के, कि इसने मुस्लिम लीग को इतनी चाबी कर दी, इतना पुश कर दिया कम्युनलिज्म के नाम पे। कम्युनिज्म नहीं बोल रहा हूँ, कम्युनलिज्म बोल रहा हूँ, NALISM, कम्युनिज्म नहीं। इतना ज़्यादा इन लोगों ने चाबी कर दी थी, इतने कंडीशन इन लोगों को इतना भारी पोजीशन दे दिया था, ठीक है, मेजॉरिटी बना दिया था इन लोगों को, ठीक है। हिंदू मुस्लिम टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर जो जिन्ना बोल रहा था कि माइनॉरिटी चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ तो ख़त्म ही होगी, है ना। रिकंसिडर काउंसिल वाज टू फंक्शन एज एन इंटरिम गवर्नमेंट विद द फ्रेमवर्क ऑफ द 1935 फैक्ट। अब गवर्नमेंट में जब आ गया मुस्लिम लीग, तो भाई गवर्नमेंट का पार्टनरशिप अगर गवर्नमेंट के साथ है ये, तो उस एरिया में तो पूरा वर्चस्व जमा ही लेगा अपना ये। तो भाई ये था, मुस्लिम लीग ने मतलब अच्छा खासा इसको मिल गया था, एक बैकअप मिल गया था। इसीलिए वेवल्स को एक मिस्टेक कहा जाता है कि लीग को एक वर्चुअल वीटो दे दिया था इन लोगों ने कि आप पाकिस्तान बना दो। अगर उस टाइम पे मुस्लिम लीग को दबा दिया गया होता ना, तो शायद पाकिस्तान कभी बनता ही नहीं, लेकिन कर दिया गया सपोर्ट इन लोगों को, और इसके कारण पाकिस्तान बन गया था। इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, दो नाम आते हैं, तीन नाम आते हैं, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड उसके अलावा आपका हो गया मोहन सिंह, राज बिहारी बोस। घोष नहीं, बोस। घोष कौन थे आपके? वो तो कांग्रेस के थे पर्सन जिन्होंने प्रिसाइड किया था मीटिंग्स, है ना। यहाँ पे बोस की बात हो रही है, बोस, BOSE। तो भाई हिटलर से मिले थे कहाँ पर? जर्मनी में। और नेताजी सुभाष जो थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे, ये किस नाम से मिले थे? ऑरलैंडो मेजोटा। तो देखिए ये याद रखिएगा, पेपर में हो सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अ नेम और हु कॉल्ड टू बी बाय द नेम एज ऑरलैंडो मेजोटा, दैट वाज सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो बेसिकली आइडिया था इंडियन आर्मी का, दैट वाज नॉट ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ये UPSC में पूछा गया है, लोगों ने बड़े आराम से किया, अरे सुभाष चंद्र बोस ही होगा, इन्हें का और कौन होगा? नहीं, आइडिया कंसीव किया था मोहन सिंह ने। किसने? मोहन सिंह ने। और बनाया था, वो अलग बात है कि सुभाष चंद्र बोस ने काम किया था उस चीज़ को लेकर के। फिर धीरे धीरे एक और पर्सन था जिसका नाम था आपका, कौन सा था? राज बिहारी बोस। राज बिहारी बोस जो थे, इन्होंने बाहर जाकर के सारी चीज़ें संभाली, है ना। बाहर गए, ये जापान में जाकर के इन्होंने सपोर्ट मांगा कि भाई इंडिया के वॉर के लिए आप लोग सपोर्ट करें, चीज़ें संभालें। और संभालने के बाद चीज़ें वैसी की वैसी रही। तो एक टाइम के बाद इन्हें चेयरमैन बना दिया गया INA का। तो याद रखिएगा कि हु वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ INA, दैट वाज राज बिहारी बोस, ठीक है, 1942। अब इसके बाद देखिए वही सब चल रहा था, और इसी टाइम में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का नाम बदल गया था बाय द जापानीज आर्मी टू द INA। द आइलैंड्स वर नेम है शहीद द्वीप ऑफ अंडमान निकोबार और स्वराज द्वीप ऑफ दूसरे का नाम, मतलब अंडमान का जो था आपका, वो कर दिया था शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप, दोनों का, अंडमान निकोबार को बोल के शहीद एंड स्वराज द्वीप, ठीक है। और बस यही है। इसके बाद INA आई, इंडिया आई, और नेताजी जिंदाबाद, यही चल रहा था, फॉर्मेशन हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। और यहाँ पे आपका INA क्विट इंडिया मूवमेंट तक ख़त्म होता है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो सिलेबस आपका यहीं एंड होता है दोस्तों। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आपका मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो चुका है अब, फॉर श्योर। और अब आप लोग दोबारा से रिवाइज करते रहें, टॉपिक जो मैंने बताया है काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके प्रीलिम्स के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। चलिए, गुड बाय।